हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैटर से। ठीक है। मैटर, देखो ऐसी कोई भी चीज़ जो स्पेस कवर करती है जिसमें मास होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। यानी कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास, दैट इज़ मैटर। ठीक है। अब कोई भी मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है। सपोज अगर हमें एक चौक का टुकड़ा लेते हैं और अगर हम इसे डिवाइड करते जाते हैं, इसे तोड़ते जाते हैं फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स में, तो लास्ट में इस चौक के पीस को तोड़ते तोड़ते एक ऐसा पार्टिकल आ जाएगा जिसको फिर हम आगे फर्दर और इसको डिवाइड हम नहीं कर पाएंगे। तो इसी पार्टिकल को हमने बोला गया था एटम बोला गया। तो कोई भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। यानी कि ये छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं जिनको हम एटम या मॉलिक्यूल कहते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से मैटर बनता है। तो हम कह सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स एंड दैट पार्टिकल्स में बी एटम, मॉलिक्यूल और आयन। यानी कि इस दुनिया की हर एक चीज़ या तो एटम से बनी है, या मॉलिक्यूल से बनी है, या आयन से बनी हुई होती है। तो स्टार्ट करते हैं एटम से। एटम क्या है? तो एटम को डिफाइन करते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम जो है भाई मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में यूज होता है। सो वी कैन राइट एटम, एटम इज द स्मॉलेस्ट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which take part in chemical reaction। ठीक है। यानी कि एटम मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। यानी कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। और उस वक्त तक, ये पहले की बातें हैं, उस वक्त तक ये माना जाता था कि एटम को हम फर्दर और आगे डिवाइड नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज हम जानते हैं कि एटम को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में या अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। और एटम के बारे में एक और बात है कि एटम फ्री स्टेट में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। यानी कि इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। यानी कि एटम फ्री स्टेट में रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं। जैसे कुछ एटम ऐसे होते हैं जो नॉन रिएक्टिव होते हैं, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, तो ऐसे एटम फ्री स्टेट में ही रहते हैं। जैसे सपोज करो अगर हम हीलियम का एटम रखते हैं, ठीक है ना, हीलियम का एटम। अब क्योंकि हीलियम इनर्ट गैस है, ये एटम इनर्ट है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करता, तो ये एटम ऐसा ही पड़ा रहेगा, ये किसी अदर के साथ कंबाइन नहीं होगा। इसी तरह से हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये कुछ ऐसे एटम हैं, क्रिप्टन, जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ये इसी तरह से नेचर में पड़े रहते हैं। ठीक है। जब कुछ ऐसे अच्छा, इट मीन्स कि इनका जो है फ्री एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये एटम फ्री स्टेट में रह सकते हैं। ठीक है ना। अब कुछ ऐसे भी एटम हैं जो फ्री स्टेट में नहीं रह सकते, जैसे कि कार्बन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, नाइट्रोजन है, बाकी सारे जो भी आप एटम देखते हैं वो जनरली वो कंबाइन हो जाते हैं, किसी अदर एटम के साथ कंबाइन हो जाते हैं। जैसे कि नेचर में ऑक्सीजन का एटम है, तो ये ऑक्सीजन का एटम अकेले नहीं रह पाएगा, ये किसी अदर एटम के साथ कंबाइन हो जाएगा। अगर ये खुद के साथ ही मिल गया, यानी ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, तो O2 बन जाएगा। अगर ये नाइट्रोजन के साथ मिल जाता है तो इस तरह के कंपाउंड बन जाते हैं। अगर ये ऑक्सीजन का एटम कार्बन से मिल जाता है तो CO बन जाता है या CO2 बन जाता है। इट मीन्स कि बाकी जो एटम्स आप देख रहे हैं ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकते, वो किसी अदर एटम के साथ कंबाइन हो जाते हैं। इनके पास इनकी रिएक्टिविटी होती है, इनकी रिएक्टिव होते हैं, और रिएक्टिव होने की वजह से ये बाकी एटम्स से कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है। तो एटम सबसे छोटा पार्टिकल है मैटर का जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और एटम फ्री स्टेट में रह भी सकता है और फ्री स्टेट में नहीं भी रह सकता है। ठीक है ना। यानी कि
कुछ एटम रह सकते हैं फ्री स्टेट में और कुछ एटम नहीं भी रह सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की। आई होप कि एटम आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे मॉलिक्यूल की, ठीक। तो देखिए, मॉलिक्यूल और एटम में फ़र्क ये है कि मॉलिक्यूल हमेशा फ्री स्टेट में रहते हैं, यही फ़र्क होता है, ठीक है ना। होने को मॉलिक्यूल भी स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर है, वो भी लेकिन मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो हम लिखेंगे मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली। तो हमने लिखा मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली, यानी कि मॉलिक्यूल मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है जो फ्री स्टेट में रह सकता है, ठीक है। यानी कि मॉलिक्यूल की कंडीशन है कि भाई वो फ्री स्टेट में रहेगा ही रहेगा। एटम फ्री स्टेट में रह भी सकते हैं और एटम फ्री स्टेट में नहीं भी रह सकते हैं, ठीक है। या मॉलिक्यूल का डेफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, इसी को तो मॉलिक्यूल कहते हैं, ग्रुप ऑफ एटम को, ठीक है। ग्रुप ऑफ एटम्स को एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली, ठीक है ना। तो एटम या एटम के ग्रुप जो फ्री स्टेट में रह सकते हैं वही मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। अब देखो, मॉलिक्यूल को हम दो तरह से डिवाइड कर देते हैं, दो तरह से क्लासिफाई करते हैं मॉलिक्यूल को, ठीक है। एक है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और दूसरे होते हैं हेट्रो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक। तो ये मॉलिक्यूल दो तरह के हमने क्लासिफाई कर दिए, एक तो कर दिए होमो एटॉमिक और एक कर दिए हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल आते हैं जिनमें एक ही तरह के एटम होते हैं, ध्यान देना, एक ही तरह के एटम होते हैं। जैसे ऑक्सीजन O2। अब देखो भाई, O2 ये तो मॉलिक्यूल है ना ऑक्सीजन का, इसके अंदर दो एटम है, देखो ये 2 है वो एटम्स को दिखा रहा है, एटोमिसिटी दिखा रहा है इसकी, यानी नंबर ऑफ एटम्स को। O2 मतलब दो ऑक्सीजन के एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखो दोनों एटम एक जैसे हो गए, तो ये हो गया ना होम एटॉमिक। ऐसे नाइट्रोजन, दोनों एटम नाइट्रोजन के ही हैं, ठीक है। इसी तरह से क्लोरीन, इसी तरह से फ्लोरीन, इसी तरह से ब्रोमीन, इसी तरह से आयोडीन, ये सारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। जैसे बड़ा एग्जाम्पल हम ले तो ओजोन O3, देखो यहाँ पे ओजोन के जो है तीन तीन एटम जो है एक साथ जुड़े हुए हैं ओजोन के अंदर ना। ऐसे फास्फोरस P4, फास्फोरस में आपके 4 एटम एक साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। तो ये फास्फोरस का एटम है, तो इसके अंदर जो, ठीक है, 4 एटम एक साथ जुड़े हुए हैं फास्फोरस के अंदर। और इसी तरह से सल्फर, सल्फर तो भैया ऑक्टा एटॉमिक होता है। सल्फर के मॉलिक्यूल से एसेट सल्फर के मॉलिक्यूल को दिखाता है। देखो सल्फर के मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं 8 एटम होते हैं। हम जनरली सल्फर को एस से लिख लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में सल्फर S8 ऑक्टा एटॉमिक होता है, उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर 8 एटम होते हैं, ठीक है। अब वो 8 एटम किस तरह से अरेंज रहते हैं, ये, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये सल्फर का स्ट्रक्चर है, इसमें 8 सल्फर के एटम, ठीक है, एक साथ जुड़े से बोलते हैं क्राउन शेप बोलते हैं, ठीक है, राजकुमारी का क्राउन। तो ये हो गया आपका। तो सारे एटम्स के एग्जांपल नहीं, जो भी आपने मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल देखे, सारे एग्जांपल होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर एक ही तरह के एटम होते हैं। अब हम बात करेंगे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। नाम से लग रहा है हेट्रो एटॉमिक, यानी कि हाँ मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट तरह के एटम्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के एटम्स होंगे। देखो जैसे हमने कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया, देखो ये तो मॉलिक्यूल है, लेकिन एक एटम कार्बन का तो एक एटम ऑक्सीजन का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, दो अलग अलग एटम है इसके अंदर। वाटर H2O, देखो दो एटम हाइड्रोजन के एक एटम ऑक्सीजन का, हो गया ना हेट्रोएटॉमिक, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट तरह के एटम होते हैं। मीथेन CH4, ठीक है ना, मीथेन CH4, ये सब एग्जाम्पल किसके हो गए, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल के, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज भैया हो गए, ठीक है। तो सब इस तरह के एग्जाम्पल हैं। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम मॉलिक्यूल को दो तरह से डिवाइड करते हैं, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक।
होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल आते हैं जिनमें एक ही तरह के एटम होते हैं, और हेटेरो एटॉमिक के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल आएंगे जो अलग अलग एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, यानी कि इन मॉलिक्यूल्स में अलग अलग तरह के डिफरेंट डिफरेंट तरह के एटम होते हैं। तो क्लियर है ना? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास को सिंपली हम कैसे डिफाइन करते हैं कि भाई एटम के मास को एटॉमिक मास बोलते हैं। इट मीन्स कि द मास ऑफ एन एटम, द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, सो वी कैन राइट द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ध्यान देना, द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट के मास को, सॉरी एक एटम के मास को, ठीक है, किसी एलिमेंट के एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं। द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। इज कॉल्ड एटॉमिक मास। और दूसरी बात ये आपको ध्यान रखना है कि एटॉमिक मास को हम एक्सप्रेस करते हैं, मेजर करते हैं यू, यूनिफाइड यूनिट में। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन AMU। एटॉमिक मास को आप AMU में, ठीक है, अब आजकल इसको U कहा जाता है, या फिर U के अंदर आप एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि भाई उस वक्त तक ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, ठीक है, और इतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी कि हम एटम के मास को एग्जैक्टली एक्सप्रेस कर सकें एक्यूरेटली, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए जो मास ले जाते हैं वो एक्यूरेट लिए जाते हैं। हम और आप जो कैलकुलेशन करते हैं उनमें सिंपली हम रिलेटिव एटॉमिक मासेस का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, रिसर्च वर्क होते हैं, उनमें एक्यूरेसी का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो एटम के मास को एग्जैक्ट मेजर कर पाना मुश्किल काम था, तो फिर आता है कॉन्सेप्ट रिलेटिव एटॉमिक मास का, यानी कि हम किसी एक एटम को पकड़ कर उसका मास मेजर कर लेंगे और बाकी एटम्स को हम उससे कंपेयर कर लेंगे कि भाई अदर एटम इससे कितने हैवी होते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ना, सपोज करो ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट जो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और एक पास में एक छोटी सी बिल्डिंग है जिसकी हाइट ये है। अब हम इतनी बड़ी बिल्डिंग की हाइट को मेज़र नहीं कर सकते ना, तो हम ऐसा करते हैं कि भाई इस बिल्डिंग की हाइट को मेज़र कर लेते हैं और अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं कि भाई इस बिल्डिंग से ये बिल्डिंग कितनी गुना ज़्यादा, कितने टाइम्स ज़्यादा टॉलर है, ठीक है, कितने टाइम्स ज़्यादा लंबी है। सपोज करो इस बिल्डिंग की हाइट को अगर हम H मान लेते हैं, तो ये बिल्डिंग मान लेते हैं कि 10 गुना ज़्यादा है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 10H हो जाएगी ना। तो इसी तरह से अप्रॉक्सीमेशन किया गया। जैसे सपोज करो ये एटम है, ठीक है, ये कुछ एटम्स हैं, ठीक है, ये कुछ एटम्स हैं, इनमें से एक छोटे से एटम को पकड़ लेते हैं, जैसे ये, ठीक है ना। जैसे इसके मास को मैं मान लेता हूँ 1, मान लेते हैं कि ये सपोज करो कोई हाइड्रोजन का एटम है, मान लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन का एटम है, इसके मास को मैं 1 बोल देता हूँ, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से 1 बोल देता हूँ। और मान लेते हैं कि भाई ये कार्बन का एटम है, मान लेते हैं। अब हमको पता चला कि यार ये कार्बन का जो एटम है वो हाइड्रोजन के एटम से कहीं बड़ा दिखाई दे रहा है, उससे तो कहीं हैवी लग रहा है ना। और कार्बन हाइड्रोजन के मास को अगर हमने 1 बोला, और हम ये देखते हैं कि भाई कार्बन का एटम, ध्यान देना, कार्बन का एटम हाइड्रोजन के एटम से 12 टाइम्स हैवी है, यानी कि कार्बन का एटम 12 गुना ज़्यादा भारी है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन के एटम से ये 12 गुना ज़्यादा भारी है। अगर इसके मास को 1 बोलते हैं, इसका मास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। इसका मास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से रिलेटिव मास लिए गई, किसी एक एटम को पकड़कर उसके मास को फिक्स किया गया और उसके बेस पर अदर एटम्स के मास डिसाइड किए गए कि भाई जो एटम जितना भारी हो जाएगा, जैसे ऑक्सीजन का एटम, ठीक है, ऑक्सीजन का एटम जो है वो हाइड्रोजन के एटम से 16 टाइम्स हैवी होता है, 16 गुना ज़्यादा भारी होता है, तो इसके मास को हम क्या बोल देंगे, 16 बोल देंगे। नाइट्रोजन का एटम, नाइट्रोजन का एटम, ठीक है, नाइट्रोजन का एटम जो आपका हाइड्रोजन के एटम से 14 टाइम्स हैवी होता है, तो इसके मास को हम 14 बोल देंगे। आ रही ना बात समझ में? जैसे सोडियम का एटम है, सोडियम का एटम हाइड्रोजन के एटम से 23 टाइम्स ज़्यादा भारी है, 23 गुना ज़्यादा भारी है, तो इसके मास को 23 बोला जाएगा। ये होते हैं रिलेटिव मास, ठीक है ना। जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं, लाइव एग्जांपल, आप मार्केट जाते हैं, आप फ्रूट्स लेते हैं, सपोज करो आप एप्पल लेने गए हैं मार्केट में ना, तो आप क्या बोलते हैं कि भैया 1 kg एप्पल दे दो, तो वो क्या करता है ना तो वो क्या करता है भाई, उसके पास एक वेइंग मशीन होती है ना, तराजू होता है ना, तराजू होता है, उसमें क्या करता है, तराजू में वो एक तरफ क्या करता है, 1 किलो का बांट रखता है ना, वो 1 kg का एक बांट रख देता है इधर, है ना, 1 kg का वेट रखता है, और फिर इधर क्या करता है, वो इधर एप्पल रख देता है।
अगर वो इधर इतने एप्पल रखता है कि इनका वजन और इस बांट का वजन बराबर आ जाए तो हो गए 1 kg एप्पल। हमने यहाँ भी क्या किया, रिलेटिव तो लिया ना, हमने भी तो सपोज कर लिया था। हमने मान लिया कि भाई जो बांट हम रख रहे हैं वो 1 kg के बांट हैं, वो बांट का जो वजन है वो 1 kg है, ठीक है। हम यहाँ उतने एप्पल भरेंगे भाई जिनका वजन इनके बराबर आ जाए, तो हो गए 1 kg एप्पल। लेकिन जरूरी तो नहीं था ना कि भाई एक्यूरेटली जो बांट है इनका वजन 1 kg होता है ना। तो वो रिलेटिव है, फिर इसी तरह से यहाँ भी कंसिडर किया गया, ठीक है। तो पहले हम कंपेयर कराने के लिए हाइड्रोजन का यूज किया करते थे कि भैया हम हाइड्रोजन को पकड़ लिए, बोले तुम्हारा मास 1 है, जो तुमसे जितना गुना हैवी होगा उसका मास उतना ही बोल दिया जाएगा। फिर इसके बाद हाइड्रोजन को चेंज करके ऑक्सीजन को पकड़ लिया, बोला हाइड्रोजन से कि तुमने बहुत काम कर लिया, अब हम ऑक्सीजन की तरफ बढ़ते हैं। और फाइनली आजकल जो हम यूज करते हैं रेफरेंस के लिए वो है कार्बन का यूज करते हैं, ठीक है। आजकल जो एटॉमिक मासेस के अंदर जो हम रिलेटिव मास लेते हैं वो कार्बन के रिस्पेक्ट में लेते हैं। हम देखते हैं कि भाई कार्बन के मास के 12वें हिस्से से कोई एटम कितना गुना भारी होता है, ठीक है। देखो कार्बन का एक एटम लेंगे, उस एटम का फिर हम उसके मास का 12वां हिस्सा निकाल लेंगे, ठीक है। कार्बन के मास का, एटम के मास का 12वां हिस्सा निकाल लेंगे, उससे हम कंपेयर कराएंगे फिर, ठीक है। देखो अब कार्बन कौन सा लेते हैं, देखो भाई नेचर में कार्बन के एटम बहुत तरह के होते हैं, इस दुनिया में कार्बन के एटम बहुत तरह के हुआ करते हैं, ठीक है। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, यानी कि इन्हें आइसोटोप बोलते हैं, ठीक है। ध्यान देना, नेचर में कार्बन के एटम अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ कार्बन के एटम ऐसे हैं जिनका मास 12 है, कुछ कार्बन के एटम ऐसे हैं जिनका मास 13 है, कुछ कार्बन के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका मास 14 होता है, ठीक है। ये आप जानते होंगे, इन्हीं को कहते हैं आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है ना। आइसोटोप, आइसोटोप मतलब एक ही एलिमेंट के एटम। आइसोटोप किसी एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं जिनमें मास का डिफरेंस होता है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, यानी कि जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इक्वल है, लेकिन उनमें न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन्स का फर्क होता है, इसमें इन तीनों में न्यूट्रॉन्स का ही डिफरेंस है, बाकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों तीनों में इक्वल है। इसी तरह से नेचर में हाइड्रोजन के भी अलग तरह के एटम होते हैं, ठीक है। हमारे नेचर में, हमारे आसपास, ठीक है, हाइड्रोजन के एटम 3 तरह के मिलते हैं। कुछों का मास 1 होता है, कुछों का मास 2 होता है और कुछ एटम्स का मास 3 होता है, लेकिन तीनों एटम्स का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी कि इन तीनों एटम्स के पास एक 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 इलेक्ट्रॉन है, इन तीनों के पास एक एक ही प्रोटॉन भी है, लेकिन इनमें डिफरेंस है किस बात का, न्यूट्रॉन का। इस वाले के पास, इस वाले के पास, इस वाले एटम के पास न्यूट्रॉन्स का फर्क होता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान देना। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे एटम हैं जिनके एलिमेंट हैं जिनके एटम कई तरह के होते हैं, जैसे क्लोरीन है ना, तो नेचर में क्लोरीन के भी एटम 2 तरह के मिलते हैं। कुछ क्लोरीन के एटम ऐसे होते हैं जिनका मास 35 होता है, कुछ क्लोरीन के एटम ऐसे होते हैं जिनका मास 37 होता है। आई बात समझ में। तो क्लोरीन के भी एटम डिफरेंट तरह के होते हैं, कुछों का मास अलग, कुछों का मास अलग होता है, ठीक। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे एटम्स हैं जो आइसोटोप्स की फॉर्म पे मिलते हैं, यानी कि उनके एटम डिफरेंट तरह के होते हैं। तो इसी फैक्ट ने तो डाल्टन थ्योरी का एक पॉइंट फेल कर दिया था। डाल्टन ने क्या कहा था कि एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होंगे, एक एलिमेंट के सारे एटम्स के मास सिमिलर होते हैं, लेकिन ये तो अलग हो गए, ये तो एक ही एलिमेंट के एटम है, इनके तो मास अलग हो गए हैं, इनके एटॉमिक साइज डिफरेंट हो जाएंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क आ सकता है, ठीक है ना। तो ये आइसोटोप्स से फिर इनकी डिस्कवरी के बाद डाल्टन का एक जो थ्योरी का जो पॉइंट था कि भाई एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होते हैं, वो पॉइंट फेल हो गया, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई पहले रिलेटिव मास के लिए, पहले मास को कंपेयर करने के लिए हाइड्रोजन का यूज किया गया, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, और आजकल जो प्रेजेंट टाइम में जो हम यूज करते हैं रेफरेंस के लिए मास के, वो कार्बन का यूज करते हैं। अब आप जानते हैं ना, कार्बन के तो 3 तरह के एटम होते हैं। कार्बन के एटम कौन कौन से होते हैं 3 तरह के, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, यानी कि नेचर में कार्बन के एटम 3 तरह के होते हैं। सबसे ज़्यादा अवेलेबल जो एटम है वो कार्बन 12 होता है, ठीक है। तो हमने कार्बन 12 को चूज किया। अब हम यहाँ पर जो भी एटॉमिक मास का मेजरमेंट पढ़ेंगे वो हम कार्बन 12 एटम के बेस पर पढ़ेंगे, यानी कि हम अपने रेफरेंस के लिए कार्बन 12 को लेंगे। हम अब यहाँ ये चेक करेंगे कि कोई एटम कार्बन 12 एटम के मास के 12th हिस्से से कितना टाइम्स हैवी होता है, ठीक है। तो अब एक नया डेफिनेशन बनेगा रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए। तो बच्चों चलिए फिर अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम एक नया डेफिनेशन तैयार करेंगे एटॉमिक मास का। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि कोई एटम हाइड्रोजन के एटम से कितना टाइम्स हैवी होता है,
ठीक है। एटॉमिक मास सिर्फ एक नंबर है, एटॉमिक मास केवल एक नंबर है जो ये बताता है कि कोई एटम हाइड्रोजन के एटम से कितना टाइम्स हैवी होता है, या कार्बन 12 एटम के मास के 12वें हिस्से से कितना टाइम्स हैवी होता है। तो एटॉमिक मास जस्ट एक नंबर है जो बताता है कि भाई कौन कितना गुना भारी है, 2 गुना भारी है, 3 गुना भारी है, कितना टाइम्स हैवी है, बस यही पता चलता है। तो हम लिखेंगे atomic mass is a number which tells us how many times the atom is heavier। ठीक है, atomic mass is a number which tells us how many times the atom is heavier than the then 1/12 mass of a carbon 12 एटम। यानी हम एक कार्बन 12 का एटम लेंगे, उसके मास का 12वां हिस्सा निकालेंगे और उस हिस्से से कंपेयर कराएंगे कि भाई कौन एटम इस हिस्से से कितना गुना भारी होता है। ठीक है, तो फाइनली जो हमारी एटॉमिक मास यूनिट बन जाती है, जो एक एटॉमिक मास यूनिट हम लेंगे कंपेयर कराने के लिए, वो क्या होगी, मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, मास ऑफ कार्बन 12 एटम और इसका 12वां हिस्सा, इससे हम कंपेयर कराएंगे। ठीक है ना, और ये वैल्यू जो थी वो नियरली इक्वल आई थी हाइड्रोजन के एटम के मास की इक्वल आई थी। ठीक है ना, तो हम पहले कंपेयर कराते थे कि भाई कोई एटम हाइड्रोजन के मास से कितना गुना भारी है, और हमने क्या पाया था कि भाई कार्बन का एटम, ठीक है, जो कार्बन का एटम है वो हाइड्रोजन के एटम से, ठीक है, 12 टाइम्स हैवी होता है। यानी कि जो कार्बन का एटम है वो हाइड्रोजन के एटम से 12 गुना हैवी है। ठीक है, हैवी है। और यहाँ पे हम ये कर लेते हैं कि भाई अगर हम क्योंकि कार्बन का एटम हाइड्रोजन के एटम से 12 गुना हैवी है, तो अब कार्बन के एटम का 1/12 कर लो तो वो मास हाइड्रोजन की तो इक्वल आ जाएगा। तो हमने कार्बन 12 के एटम के मास का, यानी कि हमने कार्बन का एक एटम पकड़ा, ध्यान देना, हमने कार्बन का एक एटम पकड़ा, उसके मास का हमने 12वां हिस्सा निकाल लिया, वो हिस्सा हाइड्रोजन के ही मास के इक्वल था। ठीक है ना, वो हिस्सा हाइड्रोजन के ही मास के इक्वल आया था। तो यानी कि एक एम क्या होगा, एक एम इक्वल होगा मास ऑफ सी 12 एटम अपॉन 12, यानी कि कार्बन 12 एटम के मास के 12वें हिस्से से के इक्वल होगा, और यही इक्वल होता है लगभग हाइड्रोजन के मास के भी। ठीक, देखो बच्चों, कुछ सिंपल सी बातें समझते हैं। हमको ये पता था कि भाई कार्बन का एटम हाइड्रोजन के एटम से 12 टाइम्स हैवी होता है, यानी कार्बन का एटम हाइड्रोजन के एटम का से 12 गुना ज़्यादा भारी होता है। इट मीन्स मास ऑफ 1C12 एटम, ध्यान देना। तो इसका मतलब है कि भाई कार्बन 12 के एटम का मास कितना होगा, मास ऑफ 1C12 एटम, कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना आएगा, 12 AMU आएगा, फिर है ना, 12 AMU आएगा। तो अगर यहाँ से मैं एक AMU को निकाल लेता हूँ तो 1 AMU कितना आ जाएगा, 1 AMU आ जाएगा मास ऑफ 1C12 एटम अपॉन 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ओरिजिनेट हुआ था ये 1 AMU। 1 AMU होता है मास ऑफ कार्बन 12 के एटम का 12वां हिस्सा। और अगर एक्सपेरिमेंटली हम देखें तो 1 AMU कितने ग्राम के इक्वल होता है, तो बच्चों 1 AMU इक्वल होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के। इस वैल्यू को आपको याद रखना है, एक AMU इक्वल होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के। ठीक है, एक AMU इतने ग्राम के इक्वल होता है। आ रही बात समझ में। और हाइड्रोजन का मास, एक्सपेरिमेंटली हाइड्रोजन एटम का जो मास फाइंड किया गया वो नियरली आया 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल आ रहा है। तो लगभग सिमिलरिटी है ना। देखो फिर वही तो बात है, हाइड्रोजन का मास और 1 AMU को ग्राम में जब कन्वर्ट किया तो नियरली ये सेम आए थे। ठीक है, यानी कि हमने कार्बन के एटम का मास का 12वां हिस्सा निकाला था, और हमने पहले ही कहा था कि भाई कार्बन एटम के मास का 12वां हिस्सा हाइड्रोजन के मास के इक्वल आएगा।
तो कार्बन एटम के मास के 12वें हिस्से को हमने 1 mu कहा, और 1 mu नियरली हाइड्रोजन के मास के इक्वल ही आता है। ठीक है, ठीक है। अब आपको बताएं कि भाई 1 mu में इतने ग्राम कैसे होते हैं। ठीक है, 1 mu के अंदर इतने ग्राम, चलो ये तो हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर किया स्पेक्ट्रोस्कोपी से, लेकिन यहाँ पे ये देखेंगे कि भाई 1 mu के अंदर इतना ग्राम कैसे होता है। तो देखो बच्चों, 1 मोल कार्बन, अगर हम 1 मोल कार्बन लेते हैं, 1 मोल कार्बन माने कार्बन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स, 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर हम 1 मोल कार्बन लेते हैं, ध्यान देना 1 मोल कार्बन, तो 1 मोल कार्बन का जो मास आता है वो 12 ग्राम आता है। अब ध्यान देंगे मोल कॉन्सेप्ट अभी इसके बाद फिर समझेंगे, पहले वह जरा सा देख रहे हैं भैया। 1 मोल कार्बन माने 12 ग्राम कार्बन। अब 1 मोल कार्बन के अंदर कार्बन के कितने एटम होते हैं भैया, जैसे 1 दर्जन में 12 चीज़ें आती हैं, है ना, 1 दर्जन के अंदर 12 चीज़ें आती हैं, तो ठीक उसी तरह से 1 मोल के अंदर कितने एटम आते हैं, या किसी भी चीज़ के 1 मोल में कितने पार्टिकल आते हैं। 1 दर्जन में 12 आते हैं, तो 1 मोल में कितने आते हैं, तो देखो किसी भी चीज़ के 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल आते हैं। ठीक है, इतने पार्टिकल्स के ढेर को हम 1 मोल कहते हैं। अब ध्यान देना, अगर मैं कहूँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन माने इतने सारे इलेक्ट्रॉन, 1 मोल प्रोटॉन इतने सारे प्रोटॉन, 1 मोल मॉलिक्यूल इतने सारे मॉलिक्यूल, 1 मोल एटम इतने सारे एटम, कुछ भी 1 मोल कहेंगे उसमें इतनी सारी चीज़ें आती हैं। तो इस बड़े से नंबर, इतने सारे पार्टिकल्स के ढेर को, इतने सारे पार्टिकल्स के ढेर को मोल कहते हैं। क्लियर है ना। तो आप ध्यान देंगे 1 मोल कार्बन का मास होता है 12 ग्राम होता है। ठीक है, 1 मोल कार्बन का मास 12 होता है। इट मीन्स इतने सारे पार्टिकल्स का मास कितना होगा, 12 ग्राम होगा। आप ध्यान देना 1 मोल कार्बन मतलब 12 ग्राम कार्बन, और 1 मोल कार्बन माने इतने सारे एटम। अगर 1 मोल कार्बन का मास 12 ग्राम है, इट मीन्स कि इतने सारे पार्टिकल्स का मास 12 ग्राम होगा। अगर इतने सारे पार्टिकल्स का मास 12 ग्राम है, तो एक पार्टिकल का मास कितना होगा, एक एटम का मास कितना होगा, तो 1 एटम, भैया 1 एटम का मास निकाल रहे हैं, 1 एटम का मास हो जाएगा 12/6.022 10⁻23। 1 एटम ऑफ कार्बन, ठीक है, तो 1 एटम ऑफ कार्बन यानी कार्बन के एक एटम का मास 12 अपॉन इतना इतना समथिंग ग्राम, ये तक आ गया। अगर इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो कार्बन के एक एटम का जो मास है ना ग्राम में, वो आता है 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। इस वैल्यू को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कार्बन के एक एटम का ग्राम में मास, ये मास जो मेज़र किया गया ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से मेज़र हुआ था, तो यह आया आपका 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो ऐसी वैल्यूज़ के साथ कैलकुलेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, इसलिए रिलेटिव मास लेते हैं, इसलिए हम AMU का 1 2 3 या इस तरह के नंबर्स का यूज करते हैं जो कि रिलेटिव होते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट मास इस तरह के होते हैं जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है। देखो हाइड्रोजन के मास की वैल्यू ये है, कार्बन के एटम के मास की वैल्यू ये है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट मास हुआ करते हैं। ठीक है ना। हाँ, एक और बात, ये जो हमने 1 एटम ऑफ कार्बन का मास लिखा था ना 12 अपॉन दिस, तो देखो भाई 12 तो 12 ही है, लेकिन जो नीचे जो नंबर लिखा गया है 6.022 10⁻20, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ठीक है, ये एक कांस्टेंट भी है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिक्स पार्टिकल है इसमें। तो 6.022 10⁻23 इसको बोलते हैं बेटा एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, इसको हम Na से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा, 12 अपॉन Na होगा। ठीक है, कार्बन के एक एटम का मास, ध्यान देना आप, कार्बन के एक एटम का मास 12 अपॉन Na होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, फिर इस वैल्यू को ऊपर फॉर्मूले पे पुट कर सकते हैं। क्या पुट करेंगे, कार्बन के मास की जगह 12 अपॉन Na, ध्यान देना कार्बन एटम के मास की जगह 12 अपॉन Na। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं मास ऑफ 1C12 एटम, तो हमने क्या पुट करना था, 12 अपॉन Na। ठीक है, जो ऊपर लिखा है ना मास ऑफ 1C12 एटम, तो देखो बच्चों कार्बन 12 एटम का मास हम यहाँ से कितना ले सकते हैं, 12 अपॉन Na ले सकते हैं, है कि नहीं। देखो कार्बन एटम का मास 12 अपॉन दिस यानी 12 अपॉन Na, तो ऊपर फॉर्मूले में कार्बन एटम के मास की जगह 12 अपॉन Na, तो हमने कार्बन एटम के मास यानी कि ऊपर के टर्म की जगह 12 अपॉन Na रख दिया, और एक 12 ऑलरेडी था, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 अपॉन Na। ठीक है, तो एक AMU क्या होता है, 1 अपॉन Na भी होता है। आप ध्यान देना 1 AMU इक्वल टू 1 अपॉन Na। तो एक और फार्मूला आ जाता है, इस फार्मूले को यहीं पे लिख देते हैं, 1
AMU इक्वल टू 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। जो भी ब्रैकेट में लिखे फॉर्मूले हैं इनको आप नोट करेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा 1 AMU इक्वल टू 1 अपॉन NA, ठीक है। 1 अपॉन NA मतलब 1 अपॉन 6.022 10⁻23 ये वैल्यू होती है, ठीक है। और इस वैल्यू को अगर सॉल्व करते हैं तो आपको पता ही है वो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम के इक्वल आएगी। तो बच्चों अभी तक हमने जो जो सीखा उसको हम एक बार सब नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमने देखा कि 1 AMU इक्वल होता है मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम का अपॉन 12, ठीक है। यानी 1 AMU इक्वल टू मास ऑफ 1 C12 एटम अपॉन 12, ठीक। और इसको हमने जो मास ऑफ कार्बन 12 आया था वो हमने लिखा था 12 अपॉन Na, यानी कि 12 अपॉन Na इंटू 12 यानी कि 1 अपॉन Na। तो हम यहाँ से 1 AMU को लिख सकते हैं 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर यानी 1 अपॉन Na, ठीक है। दो फार्मूले ये हो गए थे। उसके बाद हमने AMU को ग्राम में बदला था, तो हमारे पास आया था भाई 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो 1 AMU के अंदर ये वैल्यू आती है। और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हमने नोट किया था 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने एक कार्बन एटम का मास हमने ग्राम पे मेज़र किया था 1.9926 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये सारी वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने सीखी थी।